नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, डिप्टी सीएम पद लेने से शिंदे का इनकार। महाराष्ट्र रिजल्ट पर नाना पटोले का सवाल, बोले वोटिंग खत्म होने के बाद कैसे बढ़ गए 7.83% वोट। मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठकें रद्द, एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए हुए रवाना। संबल फैसले के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिए 10 करोड़ रुपए, प्रियंका चतुर्वेदी बोली ये हिपोक्रेसी। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पॉलिटिकल ड्रामा। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सूत्रों ने आगे बताया कि एकनाथ शिंदे खुद सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी से दूसरे किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शिंदे के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश जारी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक शिंदे ने विधान परिषद के सभापति की पद की मांग की है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री एवं नगर विकास विभाग की भी मांग की गई है। आज फिर से मुंबई में महायुति की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार शामिल होने वाले थे। अगले 2 दिनों में इसका समाधान निकलने की संभावना है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई। शिंदे ने मुंबई रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला 1 या 2 दिन में राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में किया जाएगा। शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्य में सत्ता साझेदारी समझौते पर बातचीत के लिए बृहस्पतिवार रात यहां शाह और नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे चुनाव आयोग पर जनता के वोटों पर डाका डालने का गंभीर आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ चुनाव परिणामों पर चर्चा के बाद कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया है। पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों के प्रतिशत का अंतर गंभीर और चिंताजनक है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 20 नवंबर को मतदान के दिन शाम 5 बजे 58.22% मतदान दर्ज किया गया था। उसी रात 11:30 बजे ये बढ़कर 65.2% हो गया। फिर अगले दिन यानी 21 नवंबर को मतदान का आंकड़ा बढ़कर 66। देखो, कल हमने एक डिटेल प्रेस करके हमने सुबह 7 बजे से जो वोटिंग 20 तारीख को शुरू हुई थी और शाम के 5 बजे तक जो परसेंटेज हुआ था, उस बारे में हमने कल वो पूरे मुद्दे हमने आपके सामने रखे थे। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने 5 बजे जब उनके परसेंटेज दिखाया था तो उसमें 58 पॉइंट कुछ समथिंग वोटिंग दिखाया था। रात को 12 बजे उन्हें 11:59 में जो परसेंटेज दिखाया था वो था 65.2% था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो लंबी कतार लगी होंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर की, वोटिंग पूरा होने को रहा होगा। तो ऐसे कहाँ कौन से जगह में इतनी लंबी कतार लगी थी, उसके वीडियोस चुनाव के पास होंगे, वो हमने मांगे हैं। लेकिन रात के 20 तारीख के 11:59 पर उन्हें ये उनका रिपोर्टिंग होने के बाद उन्हें दूसरे दिन 3 बजे और एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि 66.5% वोटिंग हुआ है, यानी 1.3% और वोट दूसरे दिन और बढ़ाया है। अब 1% का भी अगर 1.3 ये होता है तो 9,99,359 वोट होते हैं। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि भाई ये वोटिंग कहाँ पे हुआ है, वीडियो है क्या आपके पास, फोटोग्राफीज है क्या, इतनी लंबी कतारें लगी थी रात भर और दूसरे दिन 3 बजे तक तुम्हारी वोटिंग हुई है,
ये तुम्हारा कहना है। तो ये पूरे डिटेल्स हमें चाहिए, ये मांग हमने चुनाव आयोग को किया। आनंद फनन में कल चुनाव आयोग ने कहा कि हमने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। क्या महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठकें रद्द हो गई हैं। क्यों? पता नहीं। महायुति की बैठक आज मुंबई में होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली दोनों बैठकें 2 दिन बाद होंगी। खबर है कि महायुति की बैठक नहीं होगी क्योंकि एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव जाने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं और रंकापा प्रमुख अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बृहस्पतिवार देर रात दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने शाह से हुई बातचीत को सार्थक और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि अगली बैठक शुक्रवार को मुंबई में होगी। भाजपा नीत महायुति गठबंधन ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यीय सदन में 200 सीट पर जीत दर्ज की तथा विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 46 सीट पर समेट दिया। भाजपा ने 132 सीट, शिवसेना ने 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना ने 20 सीट, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार रंकापा ने 10 सीट पर जीत दर्ज की। यूपी के संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करे। कोर्ट ने कहा है कि जब मामला हाई कोर्ट में रहेगा तब तक निचली अदालत कोई एक्शन न ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन हाउस चल नहीं पा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष मंडे को सोमवार को हाउस चलाएंगे क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा है कि अडानी, मणिपुर, संबल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। उन्होंने न तो विषय स्पष्ट किया है और न ही तारीख। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे हम सदन चला पाएंगे, लेकिन हमें सरकार में एक नया अहंकार नजर आ रहा है। सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा कि अडानी पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आए। ना विषय उन्होंने स्पष्ट किया है, ना तारीख उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे उस दिन हम सदन चला पाएंगे। लेकिन सरकार उनमें एक नया अहंकार हमको देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन की घोषणा कर दी है। इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने वक्फ जमीन के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई थी। अब इस संबंध में
विपक्ष भी हमलावर हो गया है और उसने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उसकी राजनीति को ढोंग करार दिया है। शिवसेना यूवीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महायुति में खींचतान चल रही है। अभी तक सीएम का नाम नहीं तय हुआ। हर बात के लिए कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। इस दौरान स्टेट वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जिस पर पूरी राजनीति की है। ये इनकी हिपोक्रेसी यानी कि ढोंग है। दरअसल विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए फंड मंजूर किया है। सरकार ने बजट में 20 करोड़ की निधि राज्य वक्फ बोर्ड को आवंटित की थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए शासन ने वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और घोषणा की थी कि शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया था। इस कदम का विरोध करते हुए बीएचपी के कोकड़ क्षेत्र के सचिव मोहन सालेकर ने कहा था कि राज्य सरकार मुसलमानों के आगे क्यों झुक रही है, वे उनका तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं। इस तरह का तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएचपी के विरोध के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से आवंटित धन वक्फ बोर्ड के डिजिटलीकरण के लिए किया गया था। गलतियों को ठीक करने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी थी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी बात रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाईकमान दिल्ली में रहते हैं। संजय राउत ने चुनाव के नतीजों पर एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया और कहा कि बारामती, ठाणे या विदर्भ में ईवीएम का मंदिर बनाया जाना चाहिए। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी चीजें दिल्ली में तय होंगी। जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान और अभिमान की बातें करते थे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी बात रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। भले ही उनका अलग गुट बना है, लेकिन हाईकमान दिल्ली में है। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे, वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये सब महाराष्ट्र चुनाव के लिए पूरी आपकी रणनीति थी। जैसे ही चुनाव जीता, वैसे ही कथनी और करनी में अंतर दिख गया है। उनके लिए ये सारी चीज़ें राजनीतिक हथकंडा हैं। ये वो लोग हैं जो बटेंगे, कटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से महाराष्ट्र में लागू किया है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मैं मानती हूं कि ये जनादेश का अनादर है। कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, या पूरी आपकी रणनीति थी महाराष्ट्र चुनाव के लिए। जैसे ही चुनाव जीता है, वही कथनी और करनी में अंतर दिख गया है कि इनके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक पॉलिटिकल हथकंडा है, पॉलिटिकल टूल है लोगों को बांट कर रखने में। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने बांटेंगे, काटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से लेकर महाराष्ट्र में लागू किया है। मैं मानती हूँ ये जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं, तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है, तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। वहीं आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की आज दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई है। मंगल मुंडा एक सड़क हादसे में घायल हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। मुंडा 45 साल के थे। मंगल मुंडा ने राज्य के रिम्स में रात तकरीबन 12 बजे अंतिम सांस ली। झारखंड के खूंटी जिले में 25 नवंबर को एक यात्री गाड़ी की छत से गिरने की वजह से मुंडा के सिर में गंभीर चोट आई थी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी घटना थी।
बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी को उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया। मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी है। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उनका उन्होंने किया। अब समय का इंतजार था कि कुछ पॉजिटिव ये दिखे। अंतोगत्वा आज आप सब लोगों ने देखा कि मंगल मुंडा जी का निधन हो गया है और हम लोगों की पूरी नजर थी इस घटना पर और इनके इलाज पर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोकसभा पहुंचने के जुगाड़ में है। उनकी पदयात्रा पॉलिटिकल ड्रामा है। हाल ही में पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा ली है कि जाति पाति को मिटाना है, हिंदुओं को एक करेंगे। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में जातियों को मिटाना बहुत मुश्किल है। हर पॉलिटिकल पार्टी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति के नाम पर संगठन बनता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चाहे जो भी कर ले फिर भी जातिवाद खत्म नहीं होगा। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। नौकरी के लिए युवाओं को भी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही नौकरी देगी। नौकरी के लिए जाने से पहले ही पूछा जाता है कि अभ्यर्थी ओबीसी या अनुसूचित जाति या जनजाति का है। बहराइच और संभल हिंसा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी पुलिस ने चतुराई से काम किया। अगर पुलिस सूझबूझ नहीं दिखाती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि कभी कभी पुलिस से भी गलतियां हो जाती हैं। जो काम करता है उसी से गलती होती है। संभल में पुलिस ने अच्छा काम किया है। वर्तमान में मंदिरों का सर्वे हो रहा है। काशी के बाद अजमेर शरीफ को लेकर भी दावा किया जा रहा है, यहाँ मंदिर था, क्या ये ठीक है? इस सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार के आदेश पर इस सर्वे नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। कोर्ट के किसी आदेश पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के फैसले पर कहा कि जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाला षड्यंत्र चल रहा है, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट संविधान के आलोक में न्याय करेगा। वहीं संभल हमले में मारे गए लोगों के लिए राज्यपाल से अपील करते हुए कहा है कि जिस प्रकार बहराइच मामले में राम गोपाल मिश्रा को 10 लाख रुपए दिए गए थे, उसी प्रकार संभल मामले में मारे गए लोगों को भी उतनी ही राशि मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का ये फैसला होना ही चाहिए था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपने लिए न्याय की गुहार करें। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बगैर किसी मतलब के सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्रकारी ताकतों को भी बेनकाब होना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के आलोक में न्याय करेगा। 4 लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है। क्या उन बच्चों की जो वहां मरे हैं लोग, उनकी जान वापस आ जाएगी? मेरी न्यायिक आयोग से और राज्यपाल जी से प्रथम अपील है कि जिस तरीके से बहराइच का केस में रामगोपाल मिश्रा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया गया था, उसी तरीके से जो लोग संभल में फायरिंग में मारे गए हैं उनको भी उतना ही मुआवजा मिले। और न्यायिक आयोग इस चीज की भी जरूर जांच करे। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ मंत्री और कुछ सांसद वक्फ की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया है। भाजपा को लोग जनता के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ मंत्री, सांसद वक्फ की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए वक्फ बोर्ड का कानून लाए हैं। और भाजपा के लोग जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी,
भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध से परेशान है। अजमेर में जो बहुत पहले अजमेर के राजा थे, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को वो जमीन वहां पर दी थी और वो वहां पर रहते थे और वहीं पर उनका मजार बना है। राजस्थान के अजमेर में दरगाह के भीतर शिवलिंग पर दावा करने वाले एक मुकदमे पर राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अजमेर दरगाह मामले में अदालत ने संज्ञान लिया है। सिविल कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सभी पक्षों को बुलाया गया है। जो मामला विचाराधीन है उस पर अदालत के बाहर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हर पक्ष अपनी बात रख सकता है और कोर्ट में अपनी बात रख सकता है और फिर कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा। जहाँ तक अजमेर में दरगाह जी के मुकदमे को लेकर का प्रश्न है, मेरा प्रथम तो ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का और हर धर्म का एक दूसरे को सम्मान करने का, और हमें सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और संवैधानिक बाध्यता के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत, मूलभूत अधिकार के तहत हर व्यक्ति को अपने मर्जी के अनुसार अपने धर्म को अपनाने और मानने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जहां तक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है और अजमेर दरगाह के मामले का जहां तक न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है, सिविल न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, सभी पक्षों को सुनने के लिए समन किया है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस प्रकरण के संबंध में न्यायालय से बाहर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपना जो भी पक्ष है वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर रख सकता है। न्यायालय को सुनने का अधिकार है अथवा नहीं, या तथ्यात्मक जो भी उन्होंने पक्ष रखा है वो सही है या गलत है। हमारा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति या एक समूह के व्यक्ति ये गए हैं न्यायालय में कि हमारा पूर्व में यहाँ शिव मंदिर था और वो इसको अगर प्रमाणित करते हैं तो न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा वो निर्णय पारित करेगा। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। वहीं कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि कनाडा सरकार द्वारा उन्हें बताया गया था कि उनकी ऑडियो वीडियो निगरानी की जा रही है, उनकी निजी बातचीत को भी सुना जा रहा है। ये जानकारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है क्योंकि ये सभी कूटनीतिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये भी कहा है कि स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। भारत सरकार ने 2 नवंबर 2024 को इस मुद्दे पर दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है क्योंकि यह कार्रवाई सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन थी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को जायज नहीं ठहरा सकती है कि वो उत्पीड़न और धमकी में शामिल है। हमारे राजनयिक और काउंसलर कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि कनाडा सरकार की तरफ से ये कदम कूटनीतिक मानकों के खिलाफ है, इससे स्थिति और भी बिगड़ती है। कनाडाई सरकार की ये कार्रवाई स्थिति को खराब करती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ गलत है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई पक्ष के साथ लगातार जुड़ी है कि हमारे राजनयिक कर्मियों और संपत्तियों को हर समय पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत ने कनाडा से यह भी अनुरोध किया है कि वो भारतीय नेताओं और राजनयिकों के खिलाफ जारी धमकियों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।